अब ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी रहता है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और फिर एक सामान्य जानकारी हर जगह मदद मिलती है। यहाँ से चुनावी राजनीति का हिस्सा बने हमारी विदेश नीति। तो आप देखिए, भारतीय राजनीति पारंपरिक रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित रही है और विदेशी मामलों के स्तर पर बात अमूमन चीन एवं पाकिस्तान तक सीमित रहती आई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह रवैया बदला है। मोदी ने विदेश नीति जैसे विषय को राजनीति की मुख्य धारा में शामिल किया है। अब उनकी इस नीति की छाप भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर भी दिखाई दे रही है, जिसे सत्तारूढ़ दल ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से लेकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने और शीघ्र ही भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनाने के संकल्प की पूर्ति में विदेश नीति की प्रभावी भूमिका रहने वाली है। और इसकी महत्ता को समझते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में विदेश एवं सामरिक नीति को महत्व देते हुए वैश्विक पटल पर भारत के विस्तार को साकार रूप देने संबंधी कई पहलुओं को शामिल किया है। मोदी की नीति में विश्व बंधु भारत और वसुदेव कुटुंबकम जैसी संकल्पनाएं भारत को विश्व पटल पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करने पर बल देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आर्थिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक शक्ति के दम पर वैश्विक विस्तार के प्रयास में लगा है। और देखिए, यूएनएससी की बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। इसमें सुधार करने की बात भी होती रहती है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए। और इस समय पूरी दुनिया अस्थिरता और कोलाहल के दौर से गुजर रही है। वैश्विक ढांचा छिन्न भिन्न है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आभा कमजोर हो रही है। ऐसे अस्थिर हालात में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही है और इसके पीछे मोदी की सक्रिय विदेश नीति और विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके सहज एवं आत्मीय संबंधों की अहम भूमिका रही है। और अपने इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत कोविड संकट से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और इन दिनों पश्चिम एशिया में चल रहे हिंसक टकराव से स्वयं को अलग रखने और अपने हितों की पूर्ति में सफल रहा है। और ऐसी स्थिति में विपरीत ध्रुवों वाले देश भी भारत की ओर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। इस परिदृश्य में भारत ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए अपने स्तर पर समाधान का प्रयास भी किया है और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख एवं कद बढ़ा है। और विश्व कोविड महामारी के समय में से विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अक्षमता की समस्या से जूझ रहे हैं और हाल के ही विभिन्न हिंसक टकराव के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निष्प्रभावी भूमिका दिखी गई है। और यही कारण है कि मोदी ने विभिन्न मंचों से बार बार संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात दोहराई है और भाजपा के संकल्प पत्र में भी इसे दोहराया गया है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्त कर भारत वैश्विक मामलों में व्यापक भूमिका निभाएगा। भारत को भी स्थायी सदस्यता देने की बात हो रही है। 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके पास विशेष शक्तियां हैं कि अगर आप देखिए किसी प्रस्ताव को पास करवाना है तो 5 को सहमत होना चाहिए। एक भी उसके विरोध में जाता है वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं ये आप लोग बताइए, क्योंकि सुबह की जो न्यूज की क्लास होती है ना आपकी, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बात की हुई है। भारी उथल पुथल के दौर से जूझ रही दुनिया में वैश्विक ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। नेतृत्व के स्तर पर उत्पन्न हो रहे निर्वात को प्रभावी रूप से भरने के लिए मोदी के नेतृत्व में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। गत वर्ष नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ समूह का सदस्य बनाने में मिली सफलता से लेकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने तक भारत ने सक्षम नेतृत्वकर्ता का परिचय दिया है। IMF एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में अपेक्षित सुधारों और उसमें विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवाज उठाने में भारत खासा मुखर भी रहा है। देखिए, अगर हम लोग G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं और इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी रखा करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। 2008 में इसके राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। अब देखिए, 21 सदस्य हो चुके हैं इसमें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी इसमें जुड़ गया है।
देखिए आईएमएफ की बात भी हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, क्या किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसमें आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 सदस्य हैं इसके। और वर्ल्ड बैंक की भी बात हो रही है, इसके बारे में भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। अब आप देखेंगे कि कोविड महामारी में टीके पहुंचाने से लेकर तुर्की से लेकर नेपाल और सीरिया तक प्राकृतिक आपदा में भारत ने अपने संबंधों की परवाह किए बिना वहां राहत पहुंचाने में तत्परता दिखाई है। भाजपा के संकल्प पत्र में इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है कि भारत प्राकृतिक या किसी अन्य प्रकार की आपदाओं में सहायता प्रदान करने में आगे रहेगा और इससे भारत के प्रति वैश्विक धारणा सकारात्मक होगी। वह एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेगा। चूंकि भारत एक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है तो पड़ोसियों के साथ संबंध में खासे अहम हो जाते हैं। भाजपा ने पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति में निरंतरता का वादा किया है। भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेख है कि पार्टी के शासन में देश भारतीय उपमहाद्वीप में जिम्मेदार एवं भरोसेमंद साझेदार के रूप में समूचे क्षेत्र को प्रोत्साहन की नीति पर चलेगा। और आप देखेंगे कि इसके साथ ही परेशानी का सबब बनने वाले सीमा पार आतंकवाद और चीन के साथ संतुलन की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाने की बात की गई है। भाजपा ने चीन सीमा पर उन्नत बुनियादी ढांचा विकसित करते रहने पर जोर दिया है। साथ ही हिंद महासागर में मुक्त आवाजाही और एवं सामुद्रिक सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है। पार्टी ने पाकिस्तान सीमा पर भी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाते रहने का संकल्प लिया है। और इसके अलावा आतंक पर अंकुश के लिए भाजपा ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म पर संयुक्त राष्ट्र में सर्वानुमति बनाने के लिए प्रयासरत रहने का उल्लेख भी किया है। और दुनिया भर में आप देखते हैं कि फैले भारतवंशियों के प्रभाव को देश के हित में उपयोग करना भी भाजपा के एजेंडे में है। भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेख है कि वह भारत की प्रगति में भारतवंशियों को सक्रिय रूप से शामिल कर उनकी आवश्यकताओं के समय उन्हें अपेक्षित समर्थन भी उपलब्ध कराएगी। और मोदी सरकार के दौरान भारतवंशियों को साधने के विशेष प्रयास भी किए गए हैं। पार्टी का वादा है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए राजनयिक और भारत के मिशनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। और क्योंकि जिस प्रकार से देश के हितों का विस्तार हो रहा है उनकी पूर्ति के लिए मानवीय संसाधनों का अभाव दिखता है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही कई देशों में डिफेंस अटैचियों की नियुक्ति भी की गई है। और आप देखते हैं ऐसे में पार्टी का संकल्प पत्र सरकार की नीति में निरंतरता और क्षमता विस्तार की आकांक्षाओं को ही दर्शाता है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष भी पंत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आपका भी कोई पॉइंट भी हुआ करे, सुझाव हुआ करे, इस पर कुछ पॉइंट हुआ करें तो नीचे जरूर लिखा करिएगा। चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय जरूरी। तो इन दिनों आप देखते हैं कि इन दिनों जनता में आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथ की चर्चा काफी हो रही है और यह समझा जाना चाहिए कि प्रगति ने स्वास्थ्य रक्षा में अपने अपने स्तर पर योगदान दिया है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के जनक एवं आयुर्वेद विद्वान आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि केवल एकांगिक ज्ञान होने से विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। और आप देखिए विज्ञान में व्यापक प्रगति के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अब भी कई खामियां हैं। आयरन और फॉलिक एसिड की निःशुल्क आपूर्ति के बावजूद देश में औसतन लगभग 50% बच्चे और किशोरियां आयरन की कमी वाले एनीमिया से पीड़ित हैं। देश में मधुमेह रोगी 2009 में 7.1% थे, जो 2019 में बढ़कर आप देखिए 8.9% हो गए। 2021 की तुलना में 6 टीबी रोगियों में भी 13% की वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का व्यय 89,150 करोड़ रुपए है, जो कई देशों के कुल बजट से ज्यादा है। और इतने व्यय के उपरांत भी कुपोषण, मधुमेह, डेंगू, टीबी आदि व्याधियां में वृद्धि चिंताजनक है। और आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियां विश्व को भारत की अद्भुत देन है।
और आप देखते हैं ये पद्धतियां बीमारियों को ठीक करने के साथ उनकी रोकथाम में भी उपयोगी हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आयुष विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग कर स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय बनाया। कोविड महामारी ने हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं को दर्शाया था। हमारी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप आदि देशों से अधिक है। इतनी अधिक जनसंख्या को कोविड महामारी में सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध और यूनानी आदि की भी सहायता ली थी। अकेले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली ने आयुर्वेदिक दवाओं से 6000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान जामनगर, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई सहित अन्य संस्थानों और लाखों निजी आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषधियों और एवं योग के माध्यम से करोड़ों कोविड रोगियों का उपचार किया। और हमारी आयुर्वेदिक औषधियों से कई अन्य देश भी लाभान्वित हुए। आयुर्वेद, सिद्ध आदि औषधियों पर वैज्ञानिक शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। हजारों सालों से आयुर्वेद प्रगतिशील शास्त्र रहा है, पर 18वीं सदी में अंग्रेजों के समय उसकी प्रगति की परंपरा खंडित हुई है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध आदि चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों और उपचारों को प्रभावी करने के लिए IIT टाटा और कैंसर संस्थान CSIR आदि उन्नत संस्थाओं के साथ अनुसंधान भी शुरू किया है। और इसके परिणामों ने आयुर्वेद एवं अन्य आयुष प्रणालियों का वैज्ञानिक आधार पर और पुष्ट किया है। आयुष मंत्रालय ने जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ब्राजील आदि में वैज्ञानिक संगठनों के साथ वायरल संक्रमण, मधुमेह, पार्किंसंस, कैंसर आदि लोगों के आयुर्वेदिक उपचार विकसित करने के लिए अनुसंधान में सहयोग किया है। और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन G20 और आसियान आदि के साथ भी सहयोग किया है। 24 से अधिक देशों ने आप देखते हैं कि आयुर्वेद को पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में कानूनी रूप से मान्यता दी है। आयुर्वेद उत्पाद का 100% से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। लगभग 150 देशों में योग किया जाता है। कई देशों की स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद और योग को एकीकृत किया जा रहा है। और आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के लिए भारत को प्राथमिकता दी। आयुर्वेद केवल हर्बल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, इसमें कार चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शालाक चिकित्सा, ENT और मनोचिकित्सा आदि भी है। आयुर्वेद में हाथियों के लिए हस्त्यायुर्वेद, घोड़ों के लिए अश्वायुर्वेद और गाय भैंस के लिए आप देखते हैं कि गवायुर्वेद और वृक्षों के लिए वृक्षायुर्वेद आदि शाखाएं। आयुर्वेद मानव स्वास्थ्य लेकर पर्यावरण संरक्षण समेत जीवन के विभिन्न अंगों के समाविष्ट करने वाली एक समग्र ज्ञान प्रणाली है, और जिसके आप देखते हैं कि प्रशंसक पश्चिम की ख्याति प्राप्त लोग भी हैं। देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और आयुष का अर्थ जीवन और उसका उद्देश्य है रोगों के उपचार के साथ स्वस्थ जीवन शैली और भोजन एवं व्यवहार संबंधी अच्छी आदतों को प्रोत्साहन। आयुष मंत्रालय की भूमिका लोगों के निदान के साथ मानव कल्याण को बढ़ावा देना भी है। आयुर्वेद इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि बाहर का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और संपूर्ण सजीव और निर्जीव सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से हुआ है। इन 5 महाभूतों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। हमारा जीवन पर्यावरण, वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह अपेक्षित है कि बड़े अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों में आयुर्वेद और योग के स्वतंत्र विभागों की स्थापना हो और इसी साथ एलोपैथी, आयुर्वेद और योग एवं अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में समन्वय की भी किया जाए। एकीकृत चिकित्सा प्रणाली से भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने वाला अग्रिम देश बन सकता है। पद्म भूषण वैद्य त्रिगुणा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नैसरी भारत सरकार के आयुर्वेदिक सलाहकार हैं। द्विवेद त्रिगुणा और मनोज नैसरी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। अभी आप देखिए पतंजलि का मामला है ना, जो भ्रामक विज्ञापन का, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। और देखिए, हर किसी का अपना योगदान है, हम लोग किसी के योगदान को नहीं नकार देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरे को नीचा मत दिखाइए आप, बस इतना है। परमार्थ की प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिशा निर्देश कहाँ से मिले? यह मार्गदर्शन हमें उन महापुरुषों से मिलता है और उन्होंने स्वयं साधना की है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। उनके वचन ही
आप्त वाक्य हैं। हर शास्त्र आप्त वाक्य नहीं होता है, लेकिन जो आप्त वाक्य है वह सच्चा शास्त्र है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो, वहाँ आपको मिल भी जाती है, तो जाकर आप लोग देख भी लिया करिएगा। ये सैम पित्रोदा का सुझाव। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के एक लीडर माने जाते हैं, इनके द्वारा एक बयान दिया गया, उसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए संकट खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने अमेरिका में विरासत टैक्स का हवाला देते हुए कहा कि भारत में ऐसा नहीं है, हमें इस पर बहस करनी चाहिए। और उनके इस कथन ने इसलिए तूड़ पकड़ा क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है, और इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी और संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उसके बयान को मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री ने तो निशाने पर लिया ही, गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने की सोच रही है जैसे सैम पित्रोदा कह रहे हैं, तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वे वाली बात हटाए। और पहले आप देखते हैं कि सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर यह सफाई दी कि उसने कहने का उनके मतलब नहीं था जो समझा गया है। फिर कांग्रेस ने स्वयं को उनके कथन से अलग कर दिया। कहना कठिन है कि इस सबसे उसका संकट कम हो जाएगा, क्योंकि सैम पित्रोदा केवल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बल्कि राहुल गांधी के करीबी सलाहकार माने जाते हैं। और यह पहली बार नहीं है जब मैं सैम पित्रोदा के किसी बयान से कांग्रेस को रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, अथवा उनके कथन को उनकी निजी राय बतानी पड़ी हो। इसके पहले 1984 के दंगों को लेकर हुआ कहकर कांग्रेस को असहज किया था। उनके कुछ और बयान भी विवाद का विषय बने। जब चुनाव के समय छोटी छोटी बातों को तूल दिया जाता है या फिर उनकी मनचाही व्याख्या की जाने लगती है, तब नेताओं को संभल कर बोलना चाहिए। निस्संदेह सैम पित्रोदा अमेरिका का उदाहरण देकर उस पर भारत में बहस की जरूरत जता रहे थे, लेकिन उन्हें गलत समय ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही ना हो और जिसके विवाद का विषय बनने की भरी पूरी आशंका हो। या तो कांग्रेस ही जाने कि वह संपत्ति के सर्वे के जरिए क्या हासिल करना चाहती, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि देश में आर्थिक असमानता कम करने की आवश्यकता है, और इसके बाद भी इस आवश्यकता की पूर्ति ना तो वामपंथी सोच वाले तौर तरीकों से की जा सकती है, ना ही उन उपायों से जो समाज में विभाजन पैदा करें। जो भी निर्धन, वंचित हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छूट गए हैं, उनके उत्थान की अतिरिक्त चिंता की जानी चाहिए, लेकिन बिना उनकी जाति या मजहब देखे। अब विरासत टैक्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये कमाए और मेरी डेथ होती है, तो 55 रुपये तो चला जाएगा किसी सरकार को और 45 रुपया हमारे परिवार को मिलेगा। कई देशों में इस तरह की व्यवस्था है। व्यवस्था में दोष तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। छात्र विद्यालय जाना भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब तक कक्षा में 1 और 2 के विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल पाई, और तो कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष है। जब सत्र शुरू होने का समय निश्चित है तो विद्यालय खोलने के बाद जरूरी चीजों की व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए। छात्र विद्यालय जाएं और यदि उन्हें 2 माह तक बिना पुस्तकों के वहां रहना पड़े तो उनमें स्कूल के प्रति उदासीनता पैदा होने लगती है। शायद यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में बच्चे प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। यह अचरज की बात है कि स्कूल खुलने के 20 दिन बाद यह छपाई का ऑर्डर दिया गया है। अधिकारी यदि कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी थी, तो यह भी विचार किया जाए कि ऐसी स्थिति आई क्यों। और अधिसूचना लागू होने से पहले ही यह प्रयास क्यों नहीं किया गया है कि पुस्तकों का समय से प्रबंधन कर लिया जाए। परिषदीय विद्यालयों में इस सत्र से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की पुस्तकें पढ़ाई जानी है, और इन विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में 42 लाख छात्र पंजीकृत हैं, जिन्हें अभी लगभग 1 माह तक पुस्तकों का इंतजार करना पड़ सकता है। किताबों का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और वे सीधे उन्हें स्कूली वातावरण से जोड़ देती हैं। बच्चों की शिक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्राथमिक विद्यालय पर पुस्तकों के साथ ही बच्चों के ड्रेस व उनकी सामान्य जरूरतों की चीजें समय से उपलब्ध कराई जाएं। अब आप देखिए, दुष्कर्म पीड़िता के हित में निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट एक हमारी देखिए सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उसे 30 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद यह आदेश दिया कि जिसमें कहा गया कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और वस्तुतः नाबालिग की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें जिसमें दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की मंजूरी नहीं दी गई थी। इसके पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत लाभ दिया था और इसके तहत गर्भपात कराने वाली नाबालिग लड़कियों की पहचान उजागर करने से डॉक्टरों को छूट प्रदान की गई थी। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने MTP एक्ट 2021 के तहत 20 से 24 हफ्ते के बीच नाबालिग, अविवाहित और लिव इन में रहने वाली महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार दिया। उल्लेखनीय है कि भारत में पहली बार 1971 में गर्भपात कानून पारित किया गया था, जिसे MTP एक्ट 1971 नाम दिया गया। इस एक्ट में वर्ष 2021 में संशोधन कर गर्भपात की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़कर 24 सप्ताह कर दी गई। MTP संशोधन एक्ट 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। एक्ट में 24 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। वस्तुतः अजनबियों और रिश्तेदारों द्वारा नाबालिगों के यौन शोषण, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई मामलों में नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। ये बच्चियां कम उम्र में होने के कारण ये आप देखेंगे कि यौन शोषण करने वाले दुष्कर्मों द्वारा किया जा रहा है अपराध से अनजान होती हैं, इसलिए वे डर से चुप रहती हैं। इन मामलों में नाबालिग लड़कियों के अभिभावक को गर्भावस्था के बारे में देर से पता लग पाता है। ऐसी घटनाओं से नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए 2012 में पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लाया गया था। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। यह चिंता का विषय है कि इतने कड़े कानून के बावजूद देश में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे 30वें हफ्ते में गर्भपात कराने की अनुमति देकर स्वागत योग्य फैसला सुनाया है। लेकिन इसके साथ ही बच्चियों के खिलाफ होने वाले यह हर अपराध पर पैनी नजर रखने की भी आवश्यकता है, ताकि किसी भी मासूम को कम उम्र में यह सब ना सहना पड़े। ये भी आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। जब जब आप देखते हैं कि चुनाव होता है तो रेवड़ी संस्कृति की बात होने लगती है, फ्री देने की बात होने लगती है। तो रेवड़ी संस्कृति का आर्थिकी पर असर, इस तरह के आर्टिकल लिखे जाने चाहिए। एडिटोरियल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और होते भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने सरकारों द्वारा बांटी जाने वाली रेवड़ियों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता जताई है। देखिए, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि हर पार्टी ये काम करती है, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, और फिर आप देखते हैं कि दूसरी पार्टियों की मजबूरी बन जाती है। अगर वो इस तरह की बातें ना करें, फ्री की देने की बात नहीं करें, तो वो चुनाव में पीछे रह जाएंगे। उनका कहना है कि भारत जैसे देश में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ मुफ्त सुविधाएं दे। साथ ही यह भी देखें कि इन फ्री की सुविधाओं की जरूरत कब तक है। मूलतः हमारी राजनीति ऐसी आर्थिक योजनाओं से भरी है, चाहे कोई उन्हें मुफ्त की रेवड़ी, कर्ज माफी या रियायती कहे या प्रत्यक्ष नगर हस्तांतरण। ऐसी नीतियों की ओर मुड़ने का आशय यह है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने गरीबी और असमानता से निपटना छोड़ दिया। और आप देखिए, दरअसल सार्वजनिक संपत्ति, सामाजिक क्षमता निर्माण पर जोर देने के बजाय भारत के नीति निर्माताओं ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण की ओर देखते रुख करते हुए कल्याणवाद की राह पकड़ी। समय के साथ ऐसे वादों के बड़े प्रतिकूल आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए। पिछले वित्त वर्ष में ऐसी घोषणाओं पर पंजाब को कर राजस्व का 45.4%, आंध्र प्रदेश को 30.3%, बंगाल को 23.8% खर्च करना पड़ा। और रेवड़िया बनाम लोक कल्याणकारी योजनाएं, तो वैसे तो फ्री की रेवड़ी की परिभाषा ही नहीं है अभी तक। वैसे हर योजना या घोषणा पत्र के वादे मुफ्त की रेवड़ी की तरह नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी योजना की जो सकारात्मक सामाजिक बेहतरी से जुड़ी हो, उसे रेवड़ी संस्कृति के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। रेवड़ियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के बीच एक बारीक अंतर है। रेवड़ियों पर चर्चा में अक्सर ऐसी राय दिखाई जाती है जो बताती है कि उत्पादक कल्याणकारी योजनाएं ठीक हैं, जबकि कुछ रेवड़ियां तर्कहीन हैं। रेवड़ियों और कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर को राजनीतिक दलों ने अपने हितों के अनुरूप परिभाषित कर दिया है। अब आपने देखा होगा, एक दूसरे को फ्री की रेवड़ी बताते रहते हैं, अपनी योजनाओं को कल्याणकारी योजनाएं बताते रहते हैं। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया था कि अगर प्राकृतिक आपदा के समय दवाएं, खाना या रुपया मुफ्त में बांटा जाए तो यह रेवड़ी नहीं है। लेकिन आम दिनों में ऐसा होता है तो उसे फ्री माना जाएगा, फ्री की रेवड़ी माना जाएगा।
वहीं रिजर्व बैंक ने रेवड़ी संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ऐसी योजनाएं जिनमें क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए, तो वो फ्रीबीज या रेवड़ियां होते हैं। और मूलतः फ्रीबीज उसे कह सकते हैं जो जनता को बिना किसी विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य से दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत एक बेहद परिणाम छिपा हुआ होता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी। छात्राओं को साइकिल देने से माध्यमिक शिक्षा में उनके दाखिले में वृद्धि हुई है। लिंग अंतर कम करने में मदद मिली है। प्राथमिक शिक्षा के बाद अक्सर लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी। उनके इनके कई कारणों में से एक माध्यमिक या हाई स्कूल को उनके घर से होना दूर होना व सार्वजनिक परिवहन की कमी भी रही है। मौद्रिक प्रोत्साहन के विपरीत साइकिल ने न केवल प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के रूप में काम किया बल्कि ग्रामीण लड़कियों की गतिशीलता को भी बढ़ाया। वहीं कई राजनीतिक दलों ने छात्राओं को स्कूटी देने का वादा दिया, जो मूलतः रेवड़ी की श्रेणी में है। और छात्राओं को साइकिल देना कल्याणकारी योजनाओं के अधीन होगा, लेकिन उन्हें स्कूटी देना रेवड़ी है, क्योंकि स्कूटी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे कि इसी तरह मुफ्त या फिर रियायती राशन लोगों को लंबे समय तक भूख और भुखमरी से लड़ने में मदद करता है। यह भी हकीकत है कि सब्सिडी वाले राशन से घर की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्नों पर बचे धन का उपयोग लोग बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए करते हैं। यह खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मदद करता है। और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा भी किया है। फिर भी इस योजना में लाभार्थियों की संख्या 80 करोड़ है। ऐसे में इसके लाभार्थियों की सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस तरह अगले 5 वर्षों में इस योजना में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में इस तरह योजना में केवल जरूरतमंद लाभार्थियों को ही शामिल किया जाए। राजकोषीय चिंताएं, तो रेवड़ी संस्कृति के विरुद्ध मुख्य विरोध इसलिए है कि यह सरकारी खर्चे में वृद्धि करता है और सार्वजनिक खर्च को बढ़ाता है। वर्तमान में देश का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटे और बढ़ते सार्वजनिक खर्च की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियापन की ओर धकेल सकती है। आरबीआई ने के आंकड़ों के हवाले से बताया कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर कुल खर्च निरंतर बढ़ रहा है। 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च 11.2% खर्च हुआ था, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया गया। बिजली सब्सिडी के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अभी देश में 36 में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य उपभोक्ताओं को आंकड़े सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2020-21 में 48,248 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी दी थी। और वही विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम का बढ़ता घाटा गंभीर चुनौती रही है। दिल्ली सरकार ने 2018-19 व 2020-21 के बीच बिजली सब्सिडी में 85% की वृद्धि की है। मध्य प्रदेश ने 2018-19, 2020-21 में बिजली सब्सिडी पर 47,932 करोड़ खर्च किए थे। इसी अवधि में राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी बिजली सब्सिडी में 40,278 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं? देखिए, इसी तरह से तो आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, लास्ट में अपना एक निष्कर्ष देते हैं ना, कंक्लूजन। तो भारत में रेवड़ी संस्कृति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए ऐसी पेशकश के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। और आप देखेंगे क्योंकि पारंपरिक मुफ्त पानी और बिजली अब चुनावी उपहार के रूप में पर्याप्त नहीं रह गए हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अव्यवहारिक वाले मतदाताओं की निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि लाभार्थियों के लिए फ्रीबीज कितने सस्ते हैं, बल्कि यह है कि दीर्घावधि में वे अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए कितने महंगे साबित हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि फ्रीबीज के स्थान पर कौशल विकास, रोजगार सृजन, टिकाऊ व तीव्र आर्थिक विकास पर जोर दिया जाए। वर्ष 2019 से भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग की कमी चली आ रही है, लेकिन सरकार ने आपूर्ति पक्ष पर जोर देते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र को 1.6 लाख करोड़ की रियायत दी है। और इस तरह सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की, जिसमें सरकार को आशा थी कि इन प्रोत्साहन से उद्योग जगत दूसरी नई इकाइयों के माध्यम से निवेश करेगा, परंतु इन रियायतों का प्रयोग केवल बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए हुआ। मांग में वृद्धि के लिए समाज के वंचित तबके को राहत देना प्रमुख कदम हो सकता है। अब समय आ गया है कि सरकारें कर ढांचे के संदर्भ में
इनोवेटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, जिसमें टैक्स राशि कम भी ना हो और जनता टैक्स का मामले में दबाव भी महसूस ना करे। शेयर बाजार पूंजीकरण पर केवल 1% का संपत्ति कर से सरकार को आसानी से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक प्राप्त हो सकता है। राजस्व खर्च पूंजीगत संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, जो भविष्य में आय की गारंटी दे सके। सरकार अपनी आय में वृद्धि कर लोक कल्याण का कार्य करे तो अर्थव्यवस्था के लिए सही है, और फ्रीबीज अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। इसलिए फ्रीबीज के स्थान पर लक्षित आबादी से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए के सब लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। ये किसके द्वारा लिखा गया है, देख लीजिए। आर्थिक मामलों के जानकार हैं राहुल लाल के द्वारा लिखा गया है। वेनेजुएला और श्रीलंका में फ्रीबीज का दुष्प्रभाव। तो सरकारी खजाने की एक सीमा होती है, लेकिन जब उससे अधिक खर्च किया जाए तो बस वह देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी की राह पर ले जाता है। वेनेजुएला के बाद श्रीलंका को इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। वस्तुतः बीते वर्षों के दौरान श्रीलंका सरकार रेवड़ी संस्कृति की चपेट में आ गई। श्रीलंका की सरकार ने सभी के लिए करों में कटौती और विभिन्न मुफ्त वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण जैसे कदम उठाए थे। परिणाम स्वरूप उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ से उसके पतन की स्थिति बन गई। फिर पहले से ही कर्ज में डूबे देश के पास डिफॉल्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। भारत में भी अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है। राज्य सरकारों के पास राजस्व के मामले में प्राय सीमित संसाधन होते हैं। यदि राज्य कथित राजनीतिक लाभ के लिए रेडियो पर ब्याज जारी रखेंगे तो उनकी वित्तीय स्थिति डगमगाने लगेगी और राजकोषीय अनुशासन भंग होने की स्थिति बनेगी। यही कारण है कि कभी देश के संपन्न राज्यों में शामिल पंजाब अब लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। इस समय पंजाब पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है, जिसमें वर्ष 2027 तक कुल 5,050 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। ज्ञात हो कि वेनेजुएला में भी रेवड़ी संस्कृति की चपेट में आ गया था। मुफ्त की सुविधाएं प्रदान करने से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। महंगाई विकराल स्थिति में पहुंच गई थी। वह आज भी आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था को कर्ज जाल से दूर रखें और इन बाकी देशों से सीखें, और इन्होंने जो गलतियां की हैं वो हम लोग ना करें। ठीक है। ये मतदाता संघ प्रयोग खरी खरी तंज कसा जा रहा है। कम मतदान प्रतिशत में बढ़ाई चुनौती। आप लोगों को बताना है कि कम मतदान होने के कारण कौन कौन से हैं। एक पॉइंट गिन गिन के आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी राजनीति की बातें हो ही रही हैं, और इस तरह से देखेंगे आपकी आज का जो संपादकीय पाठ है इसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।